हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे जोरों शोरों से कर रहे होंगे, भले ही से वो यूपीपीसीएसजे हो, छत्तीसगढ़ सिविल जज हो या फिर यूजीसी नेट। आपको मालूम ही होगा काफ़ी कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं, काफ़ी कुछ एग्जाम्स लाइंड अप है। तो आज हम जो है ये हमारा लास्ट पार्ट है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का, सेक्शन 86 से 102 को, जिसके अंदर टोटल सेक्शंस हैं जो हम सारे आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, क्योंकि इसमें हम आज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज भी देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड में जो नॉइस अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो उसको कोशिश करिएगा कि उस पर ध्यान ना जाए। बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफी मांगता हूं। सेक्शन 86 शुरू करते हैं। चैप्टर जो है हमारा है 14। चैप्टर 14 बात करता है नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 86 से, नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो पीडब्ल्यूडी वाले लोग हैं उनके लिए एक फंड बनाया जा रहा है जिसको नेशनल फंड कहा जाएगा। तो बात आ रही है कि इस फंड में कहां कहां से पैसा डाला जाएगा। तो बताता है कि देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ फंड जिसको कहा जाएगा नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। और इसमें पैसा कहां कहां से क्रेडिट मतलब डाला जाएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ ई पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पर, 5 पॉइंट जहां पर बताया है। पहला इन्होंने बोला जो भी सम मतलब जो भी पैसा अवेलेबल है दो फंड के अंदर, कौन कौन सा, एक तो है फंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, और ये जो आगे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन, मतलब ये इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये आया होगा। तो वो उसको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी पैसा अवेलेबल है या तो फंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज में, या फिर दूसरा फंड जो है ट्रस्ट फंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये दो फंड में जो पैसा अवेलेबल होगा वो क्रेडिट किया जाएगा नेशनल फंड के अंदर। दूसरा बात करता है जो भी सम पेबल है बैंक द्वारा, कॉर्पोरेशन द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, किसके चलते, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया होगा, ये जो भी जजमेंट उसको डिटेल में नहीं जाना है, बस उस जजमेंट के तहत बैंक, कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ पैसा देना होगा, तो वो पैसा भी कहां जाएगा, डायरेक्ट आपके नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर जाएगा। देन सी की बात करें तो जो भी पैसा रिसीव होगा ग्रांट से, गिफ्ट से, डोनेशन से, बेनिफिकेशन, बेनिफिट और ट्रांसफर वगैरह, तो जो भी कुछ यहां पर पैसा आएगा, रिसीव किया जाएगा इनके थ्रू, तो ये भी पैसा जाएगा नेशनल फंड के अंदर। देन डी बात करता है जो भी पैसा रिसीव होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मालूम है ग्रांट, एड वगैरह प्रोवाइड करती है, तो वो भी इसके अंदर डाला जाएगा। और उसको देखो, एक तो इसके अंदर वो रख रहे हैं पैसे को, उसके बाद जो है जो ये एक्ट है इसको इंप्लीमेंट कराने में, अवेयरनेस में, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ये सब चीजों में इसका इस्तेमाल होगा। देन ई बात करता है सारा सम फ्रॉम सच अदर सोर्सेज, कोई भी अदर सोर्सेज अगर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे तो उसका पैसा भी इस फंड में डाला जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। देन सबसेक्शन 2 बात करता है फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है यूटिलाइज किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा जो भी मैनर प्रिस्क्राइब होगा उसके अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रिस्क्राइब करेगी मैनर। तो बेसिकली सेक्शन 86 ये था। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां से क्वेश्चन बने, बट इनकेस बनता भी है तो बस ई पॉइंट्स में है, जो यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स हैं, यहीं से आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 87 अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में कई बार एक क्वेश्चन ये जाता है कि कौन यहां पर ऑडिट करेगा, तो आपका आंसर होगा काग, जो कि है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। काग भी इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात की जा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेंटेन करेगी प्रॉपर अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स और प्रिपेयर करेगी एनुअल स्टेटमेंट। जो भी अकाउंट, जो फंड के अकाउंट्स होंगे ना, उनका एक एनुअली स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। उसके अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर, सब कुछ, कहां खर्चा गया, कहां से आया, कहां गया, सब कुछ मेंशन होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। और जो अकाउंट्स है इस फंड के, ये कौन ऑडिट करेगा, आपका ये मात्र यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो काग करेगा, ठीक है। और इसके लिए फीस वगैरह भी जो है उसको दी जाएगी। तो ये जो फीस जो काग को दी जाएगी वो भी इस फंड के पैसे से ही दी जाएगी। और काग अगर मान के चलो कोई अदर पर्सन को अपॉइंट करता है उसके साथ, ठीक है, तो उसके पास भी सेम राइट्स, प्रिविलेजेस एंड अथॉरिटी होगी जैसे कि काग के पास होती, कि वो डॉक्यूमेंट्स बुलवा सकता है अपने पास, ऑन डिमांड जो है वो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मंगा ले, वाउचर्स वगैरह उससे कनेक्टेड मंगा ले, देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि सब सही तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना पैसा जो इस फंड में जमा हो रहा है कोई इसका मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो वो सब नहीं होना चाहिए, राइट। देन फोर्थ वाला यही है कि अकाउंट जो फंड के हैं वो सर्टिफाइड करेगा काग, ठीक है, या फिर कोई अदर पर्सन जो उसके द्वारा अपॉइंट किया गया, और फिर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के समक्ष रखे जाएंगे। तो बेसिकली सेक्शन 87 यही है। मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एकमात्र निकल के आता है वो ये कि जो अकाउंट्स है इस फंड के वो कौन ऑडिट करेगा।
तो आपका आंसर होना चाहिए सिंपल भाषा में काग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 14 आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़िए चैप्टर 15 की ओर आते हैं। गाइस अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दें, और अगर जो भी लोग नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। और इसकी प्लेलिस्ट भी है, अगर आप यूपीपीसीएस जे की तैयारी कर रहे हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, तो वहां से भी आप जितने भी माइनर लॉज हैं, हमने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हुए हैं, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे भी हैं तो उसके लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक मैराथन चल रही है हमारे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सेक्शन 88 के ऊपर आ जाते हैं। बात करता है स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये देखिए ऊपर 86 था आपका, बात कर रहा है नेशनल फंड, वैसे ही 88 बात कर रहा है स्टेट फंड। तो आपको मालूम है, जैसे कि हमने इसके पहले भी वीडियोस में मैंने आपको डायरेक्ट क्रॉस करवाए थे कि नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सिमिलर है, बस जहां जहां सेंट्रल है वहां वहां स्टेट आ जाएगा। एक बार रीडिंग करनी है तो कर लीजिए, वरना यहां पर भी काग ही कर रहा है आपका ऑडिट वगैरह, तो बिल्कुल सिमिलर हो जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। आप एक बार रीड करना चाहे कर लें, बट उसके बाद इस पर ज्यादा ध्यान ना दे, इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है। आगे आ जाइए डायरेक्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर पर जाइए। चैप्टर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां से एमसीक्यूज काफी आ सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इसको, और इनकी जो भी पेनल्टीज हैं इसको ध्यान रखना है। सेक्शन 89 देखो, सबसे पहले तो कई बार ना ऐसे चैप्टर्स से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन एक्ट में किस चैप्टर के अंदर दी है, तो 16 में दी हुई है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सेक्शन 89 बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन, मतलब अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करेगा तो क्या सजा होगी, बड़ी ही सिंपल भाषा में। तो इन्होंने बोला है कि अगर पहला कॉन्ट्रावेंशन, देखिए सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं आपको ऑफेंसेस पेनल्टीज याद करने का, और इतना लंबा नहीं पढ़ना हो, साइड में शॉर्ट में लिख लो कि यहां पर इन्होंने बोला फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन किया तो फाइन जो है 10,000 रुपए तक का लगाया जा सकता है, साइड में लिख लो, ठीक है। और सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन मतलब एक के बाद कोई दूसरा तीसरा चौथा ऐसा कोई अपराध किया इसके बाद सब्सिक्वेंट, तो मिनिमम जो है वो कितना है, 50,000। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉट लेस देन बोल रहा है, नॉट बी लेस देन 50,000, मतलब 50,000 से ज्यादा होगा, बट विच में एक्सटेंड टू कहां तक होगा, 5 लाख रुपए तक। तो पहला कॉन्ट्रावेंशन किया, पहली बार उल्लंघन किया आपने तो 10,000 रुपए, बट दूसरी बार उल्लंघन किया, आप ढीठ व्यक्ति हो, मान ही नहीं रहो, फिर किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया तो 10,000 से बढ़कर मिनिमम 50,000 और 5 लाख तक का। अब देखो कैसे उल्लंघन कर सकते हो इस एक्ट का, तो जो भी यहां पर बातें की गई हैं उसके अपोजिट करोगे आप। जैसे कि यहां क्या आपका एक्ट बोलता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, आपने डिस्क्रिमिनेट किया, आपने किसी को अब्यूज किया, तो इस तरीके से है ना, एट्रोसिटीज की मतलब अत्याचार किया, तो बेसिकली ये आपका सेक्शन 89 है। देन सेक्शन 90, ये आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे एक्ट के अंदर एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको कहते हैं ऑफेंस बाय कंपनीज, मतलब हम बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन एक्ट कर रहा है, कोई पर्सन ने ऐसा किया, क्या हो अगर कोई कंपनी ऐसा कर दे तो ऐसा आपको हर जगह सेक्शन देखने को मिलता है। अब बेसिकली देखिए, इतना लंबा ना पढ़ना हो तो मैं आपको एक शॉर्ट में इसकी समरी दे देता हूं। ऑफेंस बाय कंपनीज ये बोलता है कि अगर ऑफेंस कंपनी ने किया तो क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि कंपनी ने ऑफेंस किया है, बट जो डिसीजन है वो तो पर्सन ही लेते हैं ना, तो इन्होंने बोला कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जो कि इंचार्ज है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बड़े डिसीजन लेने के लिए कंपनी के अंदर जिससे बिजनेस चलता है, तो अगर ये हो जाता है प्रूव कि मतलब इन्होंने अपराध किया है, तो फिर ये लोग जो है, ये जो व्यक्ति हैं, ऐसे पर्सन कौन होते हैं, ऐसे पर्सन तो डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, अदर कोई ऑफिसर जो कि डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो इनकी अगर कंसेंट है, इनकी अगर कन्वीवेंस है, कन्वीवेंस मतलब होता है सहमति, तो वो लायबल होंगे। तो अगर कंपनी अपराध करे तो आपका आंसर होगा कि वो लोग जो डिसीजन लेते हैं, जो चार्ज है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो लायबल होंगे। बट एक इसका बढ़िया एक्सेप्शन है, प्रोविजो बात करता है एक्सेप्शन के बारे में, आइए देखते हैं। देखिए एक्सेप्शन में बड़ा ही सिंपल सी बात बोली है कि भैया देखो, आपको पनिशमेंट नहीं होगी अगर आप ये प्रूव कर दो कि जो ये अपराध हुआ है ना, ये आपको पता ही नहीं था इसके बारे में, यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस, ठीक है, कि विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस, या फिर उसने कोशिश की उस अपराध को रोकने के लिए, कोशिश की, सारे मेजर्स जितना भी प्रिवेंटिव मेजर्स से लिए, बट फिर भी वो हो गया, तो भी आप लायबल नहीं होगे। दूसरा, आपको नॉलेज ही नहीं थी, राइट, तो ये बेसिकली इसका एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं।
फिर एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कंपनी और डायरेक्टर फर्म से रिलेट करके बता दिया है, बड़ा ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 91। तो देखिए ऑफेंस बाय कंपनीज भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 91, बात करता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट अवेलिंग एनी बेनिफिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहे तो 3, 4, 5 जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लें, ये क्वेश्चन 101% चांस है पूछा जाने का। देखिए क्या बात करता है, पनिशमेंट दी जा रही है फॉर फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग एनी बेनिफिट मेंट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति जो हमने वहां पर देखा भी था, हमने यहां पर कि उनको एक लेवल की डिसेबिलिटी होती है जहां पर उनको हेल्प चाहिए होती है, तो ऐसा बेनिफिट जो उनको मिलना चाहिए था कोई ऐसा व्यक्ति ले लेता है जो कि जिसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है या फिर कहो डिसेबिलिटी ही नहीं है, तो क्या होगा। तो इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कोई करता है और पकड़ा जाता है तो पनिशमेंट जो है 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है और फाइन जो है 1 लाख रुपए तक, या फिर दोनों ही, मतलब फाइन भी और पेनल्टी भी। तो यहां पर आप साइड में लिख लें 2 साल और कितनी सजा है आपको, 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाए। साइड में लिख लें, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हेडिंग पढ़े और आपका 2 साल 1 लाख फाइन आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा 92, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5, 6, 7 जितने स्टार, देखिए अभी तक मैंने ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोला है, बट जो मैं बोल रहा हूं मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए भी हैं काफी इस तरीके के। देखो बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज का बड़ा ही शुद्ध हिंदी में मतलब समझे तो अत्याचार, ठीक है। आप किसी पर अत्याचार कर रहे हो, आप इंसल्ट कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट कर रहे हो, ठीक है, असॉल्ट कर रहे हो, फोर्स यूज कर रहे हो, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन विद डिसेबिलिटी, तो ये सब आप कर रहे हो, तो आपने मतलब अत्याचार किया है और फिर पेनल्टी यहां पर बताई गई है। तो पहले एक एक पॉइंट करके समझ लेते हैं कि क्या क्या एट्रोसिटी यहां पर माना गया है। पहला, इंटेंशनली इंसल्ट करना, इंटिमिडेट करना, ह्यूमिलेट करना ऐसे व्यक्ति को जो कि डिसेबल है, ठीक है, इन एनी प्लेस विद पब्लिक व्यू, ठीक है। दूसरा, असॉल्ट करना, फोर्स यूज करना विद इंटेंशन क्या है, डिसऑनर करना उसको, ठीक है, अपमान करना, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन विद डिसेबिलिटी। सी, एक्चुअल चार्ज या कंट्रोल है आपके पास, आप मतलब आप उसको एक तरीके से आप जो है हो सकता है खाना वगैरह दे रहे हो, सब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्चुअल चार्ज है, और आप क्या कर रहे हो, आप उसको मना कर रहे हो खाना देने से, डिनाइंग फूड और फ्लूइड टू हिम और हर, ठीक है। देन डी, बीइंग इन अ पोजीशन, आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप डोमिनेट कर सकते हो विल ऑफ अ चाइल्ड, जैसे कि फादर, जैसे जो फादर है, अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन की हम बात करें, ठीक है, जैसे कि लॉयर और क्लाइंट की बात करें, तो आप देखो कि देखिए डोमिनेशन है कि आप डोमिनेट कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप डोमिनेट कर रहे हो विल ऑफ अ चाइल्ड या फिर वुमेन विद डिसेबिलिटी और उसको यूज कर रहे हो उस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करने में हर सेक्सुअली, तो भी एट्रोसिटी माना जाएगा। ई बात कर रहा है, आप इंजर कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, इंटरफेयर विद यूज ऑफ एनी लिम्ब। आप देखते होगे, आप सड़क पे जाते होगे तो आपने देखा होगा कई लोग भीख मांगते हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और ऐसी कई मूवीज आई हैं जहां पर बताया गया है कि ये जो है ये करोड़ों का बिजनेस है। तो लोग ऐसे लोगों को पकड़ के जो है हाथ पैर काट के या आंखें जो है उनको ब्लाइंड करके उनसे भीख मंगवाते हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा दें। तो ये चीज भी एट्रोसिटी के अंदर आ जाएगी। देन आता है आपका एफ पॉइंट, बात करता है परफॉर्म, कंडक्ट्स और डायरेक्ट एनी मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है, ऐसा कोई मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म कराया, ठीक है, जिससे क्या किया आपने, विच लीड्स टू और इज लाइकली टू लीड टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एक तरीके से आप इसको अबॉर्शन कह सकते हो, ठीक है, अबॉर्शन कराया, उसकी कंसेंट नहीं थी लड़की की बट फिर भी आपने कराया, ठीक है, तो ये भी एट्रोसिटी के अंदर आ जाएगा। बट यहां पर एक एक्सेप्शन बताया है कि क्या एट्रोसिटी के अंदर नहीं आएगा, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई सीवियर केसेस होते हैं जहां पर परमिशन नहीं ले सकते हो डिसेबिलिटी के केस में, ठीक है, तब अगर मेडिकल प्रोसीजर कराया, या फिर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन में तो ऑब्वियसली रहेगा ही, एंड कंसेंट ले ली उसके गार्जियन की ऑफ द वुमन विद डिसेबिलिटी, तो ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा। देखो दो चीजें हैं, क्या बात कर रहा है एक्सेप्शन के अंदर कि सीवियर केस में अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस ओपिनियन में है कि करना चाहिए और कर दिया, तो वो उसमें किसमें, एट्रोसिटी में फॉल नहीं करेगा। दूसरा, उसके गार्जियन की कंसेंट ले ली तो भी फॉल नहीं करेगा। गार्जियन की कंसेंट तब ले सकते हैं जब लड़की माइनर है। आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली अगर आपने ये सब ऐसा कुछ यहां पर कोई व्यक्ति करता है, एट्रोसिटी करता है, तो पनिशमेंट कितनी होगी, पनिशमेंट है मिनिमम 6 मंथ्स, मतलब नॉट लेस देन 6 मंथ्स, इसको आप इसी तरीके से भी कह सकते हो मिनिमम 6 महीने, बट एक्सटेंड करेगी 5 साल तक। एंड फाइन, ये दोनों ही पेनल्टीज जो मैं बोल रहा हूं आप इसको ध्यान रखें। आप चाहे तो बेरेट के फर्स्ट पेज पे लिख लें, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। 91, 92। 91 2 साल 1 लाख रुपए, अगर आपने वो
बेनिफिट लिया जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को मिलना चाहिए था, ठीक है, कम, ठीक है, एक्सटेंड टू 2 years 1 लाख, बट एट्रोसिटी करी, मिनिमम है यहां पर, मिनिमम 6 महीने तो होना ही होना है, उसके बाद वो 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ये बेसिकली 91 92 है। आगे बढ़ते हैं 93 की ओर। 93 बात करता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है, देखिए लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है जो कि बोलता है कि आपको फर्निश करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन, आप ड्यूटी बाउंड हो फर्निश करने के लिए, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप उल्लंघन करते हो, कुछ उन्होंने सवाल पूछे है, आपने उसके आंसर नहीं दिए, क्योंकि बट आप ड्यूटी बाउंड थे आंसर करने को, बट स्टिल आपने नहीं करे, तो भी पेनल्टी है। यहां पर बात करता है 25,000 रुपए तक की पेनल्टी, ठीक है, एंड इन ईच ऑफेंस, ठीक है, जो भी आप एक एक अपराध करोगे उसके लिए कितना है, ईच ऑफेंस के लिए। एंड अगर कंटिन्यूड फेलियर की बात करें, ठीक है, आप नहीं दे रहे हो, बार बार मना कर रहे हो, कंटिन्यू फेलियर, पहली बार मना करा 25,000, बट कंटिन्यू कर रहे हो तो वो होगा 1,000 रुपए पर दिन, ईच डे, मतलब सिंगल डे अगर हम बात करें तो 1,000 रुपए की पेनल्टी लगती जाएगी। वैसे देखा जाए तो कितना है, 25,000 रुपए, साइड में यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 बात कर रहा है प्रीवियस सैंक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इन्होंने बोला कोई भी कोर्ट जो है ना वो संज्ञान नहीं लेगा कोई अपराध का, ठीक है, अगर कमिट किया है एम्प्लॉय ने, किसके एम्प्लॉय ने, सरकार के, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने कोई ऑफेंस किया, तो आप जाके कोर्ट में अगर अपील या कुछ करते हो, आप केसेस फाइल करते हो, तो वो संज्ञान नहीं लेगा कोर्ट अनटिल एंड अनलेस जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उससे पहले सैंक्शन ना ली गई हो। या तो आपने सैंक्शन ले लो आप पहले, तब जाके अगर सैंक्शन मिल जाए तो आप कोर्ट में केस करो। तो कोर्ट, मतलब कोर्ट के पास यहां पर क्या है, वो संज्ञान लेने की पावर नहीं है अनटिल अनलेस प्रीवियस सैंक्शन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से ना ले ली हो, या फिर कंप्लेंट जो है वो फाइल्ड की है ऑफिसर जो कि ऑथराइज है उसने की हो, तब भी चलेगा, ठीक है, तब संज्ञान लिया जा सकता है। तो ये दो एक्सेप्शन है, तो यहां से जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस हैं काफी आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखिएगा। सीधा सिंपल एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, यहां पर अगर कोर्ट जो है संज्ञान लेने की पावर ऐसी नहीं है, अगर एम्प्लॉय ने, सरकार के एम्प्लॉय ने कोई भी ऑफेंस किया है यहां पर, तो जो है कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगी अनटिल अनलेस या तो प्रीवियस अप्रूवल ले लो या फिर कंप्लेंट फाइल की है ऐसे ऑफिसर ने जो कि ऑथराइज है इसके बिहाफ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के। तो बेसिकली 94 आपका ये है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 95 अल्टरनेटिव पनिशमेंट बात करता है कोई भी एक्ट, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला था ऑफेंसेस पेनल्टीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक या दो क्वेश्चन बनेंगे बट कुछ भी बन सकता है, बट बनेगा फॉर श्योर। अल्टरनेटिव पनिशमेंट बात करता है कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन आपने किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा एक्ट वगैरह किया जो कि इस एक्ट में पनिशेबल है, ठीक है, या फिर हम कहें वो सेंट्रल या कोई स्टेट एक्ट है उसमें भी पनिशेबल है। ऐसा होता है ना, कई बार आपने एक अपराध किया वो 1 2 3 एक्ट के अंदर पनिशेबल है। तो इन्होंने बोला अगर ऐसा केस होता है कि मान के चलो आईपीसी में भी कुछ दिया हुआ है, इस एक्ट में भी कुछ दिया हुआ है और कोई फलाना एक्ट में भी कुछ दिया हुआ है, तो पनिशमेंट कौन सी दी जाएगी, तो इन्होंने बोला तो पनिशमेंट दी जाएगी ओनली अंडर सच एक्ट जो कि सबसे ज्यादा होगी। मान के चलो फॉर एग्जांपल आईपीसी में दी हुई है 5 साल, दूसरे एक्ट में दी हुई है 2 साल, तीसरे एक्ट में दी हुई है 3 साल, तो कौन सी पनिशमेंट होगी, जो ग्रेटर इन डिग्री है जो कि है 5 साल, तो आईपीसी वाली पनिशमेंट लग जाएगी। या फिर इस एक्ट के अंदर ज्यादा दी हुई है तो इस एक्ट के अंदर लग जाएगी। तो बेसिकली ये अल्टरनेटिव पनिशमेंट का यहां पर मतलब इन्होंने बताया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 101% बनने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसेस पेनल्टीज पहला क्वेश्चन तो आपका वही है कि चैप्टर 16 के अंदर दिया हुआ है, उसके बाद जितने भी मैंने स्टार मार्क कराए हैं इनको आप अच्छे से कर लेना। और जैसा कि मैं तरीका बताता हूं, हमेशा जब भी कोई भी एक्ट को पढ़ो तो शॉर्ट में उसको साइड में लिख लिया करो, जैसे कि मैं लिखता हूं साइड में फर्स्ट कब कौन सा ऑफेंस में क्या, सेकंड में क्या, तो उससे क्या होता है बार बार हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि है आपका चैप्टर 17 मिसलेनियस के बारे में ये बेसिकली बात करता है। अब आपका एक्ट जो है ऑलमोस्ट खत्म है, आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखे होंगे, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। तो यहां बोलता है कि जो एक्ट है ना एडिशन में है, डेरोगेशन में नहीं है। इसका मतलब समझो क्या होता है, इन्होंने मतलब ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति जो है उसको पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर दी जा रही है, उसने इस एक्ट के अंदर कुछ उल्लंघन किया है तो सिर्फ यही एक्ट लगेगा। मान के चलो ऐसा केस आया कि कोई और 2-3 एक्ट है जिसके अंदर वो लायबल है और इस एक्ट के अंदर भी लायबल है, तो ऐसा नहीं होगा कि चलो अगर ये एक्ट लग रहा है तो ये 3 नहीं लगेंगे, नहीं, ये तो लगेगा बट ये 3 भी लग सकते हैं
और उसको उस हिसाब से सजा हो सकती है। तो इसलिए बोला जाता है ये एडिशन में है, डेरोगेशन में नहीं है ये लॉ, राइट। तो ये आपका 96 है। 97 बात करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो बोलता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या उसका कोई ऑफिसर या फिर ऑफिसर एम्प्लॉय, चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर, ये कुछ भी करते हैं गुड फेथ में, ठीक है। तो इनके ऊपर कोई सूट, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई लीगल प्रोसीडिंग मत लगाओ यार, आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, गुड फेथ में काम कर रहे हैं, उनका इंटेंशन अच्छा है, तो फिर उनके अगेंस्ट जो है कोई सूट, प्रोसिक्यूशन, लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगाई जा सकती। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो सर मतलब हम लगा ही नहीं सकते क्या केस? नहीं, देखो, अगर किसी ने कुछ गलत किया मतलब गुड फेथ नहीं रहेगा, तो फिर आप लगा सकते हो, बट गुड फेथ में किया है और उससे थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा हो गया है लॉस या कुछ भी आपको, तो फिर आप कोई केस जो है यहां पर 97 बोलता है कि ना लगाया जाए। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई, मतलब नहीं लगा पाओगे आप इवन चाहोगे भी तो 98 पे जाते हैं। बात करता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ कहीं 2 साल लिखा होगा, हर जगह ऐसे कुछ लिखा होता है। 2 साल का टाइम सरकार देती है कि इनकेस कुछ इधर उधर होता है तो बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो वो है कि रिमूव कर सके डिफिकल्टीज अगर कुछ आती है एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली। तो 2 साल है, इसको तो आंख बंद करके कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो 2 लगा देना, कहीं कहीं पर 3 भी होता है, बट बेसिकली मैंने जहां तक देखा है अधिकतर जगह 2 साल ही दिया होता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 99 पे जाए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बात करता है कि जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब सबसे पहला लेक्चर आपको ध्यान आ रहा होगा वहां हमने स्केड्यूल की बात भी की थी। हमने ये भी बात की थी कि जो अमेंडमेंट आया है उसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं, तो इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, ठीक है। पहला वाला वीडियो आपने आई होप देखा होगा, उसी के बाद आप ये 6th वाला वीडियो देख रहे होंगे। तो पावर टू अमेंड स्केड्यूल, स्केड्यूल को कौन अमेंड कर सकता है? तो इन्होंने बोला कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर, सुनिएगा अच्छे से सुनिएगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भैया जरूरत है स्केड्यूल को अमेंड करने की, तो क्या होगा? तो स्केड्यूल को वो नोटिफिकेशन इशू कर देंगे और स्केड्यूल को डीम्ड टू हैव बीन अमेंडेड माना जाएगा कि भाई ये अमेंड हो चुका है। ये बेसिकली सेक्शन 99 है। तो क्वेश्चन बन सकता है पावर किसके पास है? पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट किसके रिकमेंडेशन पे करेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कई बार जो है इन पर क्वेश्चन वैसे बनने तो नहीं चाहिए, बट इनकेस बन जाए तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 100 के अंदर जो है पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की। इसके अंदर क्या रूल्स है वो पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिएगा, स्मार्ट स्टडी करिएगा। चलिए देन 101 में आपको पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है रूल्स बनाने की। ऑब्वियसली देखिए जुरिडिक्शन है, कहां पर क्या है उस हिसाब से रहता है, अगर आप पढ़ना चाहें अंदर पढ़ें, बट मैं बोलूंगा कि वो टाइम वेस्ट होगा तो मत पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है लास्ट, और कई बार क्वेश्चन इनसे देखे गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट का आपका सेक्शन है। बात करता है कि इसके पहले किस एक्ट को रिपील किया गया है आपके राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 द्वारा। तो ये वो एक्ट है, द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। इसको रिपील करके आपका ये वाला जो एक्ट है ये आया है, लागू हुआ है। तो बेसिकली कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस एक्ट ने, आपके 2016 वाले एक्ट ने किस एक्ट को रिपील किया हुआ है, वो यही सेम दे देंगे और एक्ट का बदल देंगे 1995, 1996, 1997, 1998। तो यू शुड नो दिस कि 1995 आपका जो है आंसर है, आपको मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर आपका एक्ट कंप्लीट होता है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो गाइज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट किस एक्ट पर आप वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे लेकर आने की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। ये बेसिकली आपका स्केड्यूल है। हमने स्केड्यूल नहीं देखा था बट मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे बता दिया था, तो स्केड्यूल से क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो आएगा। बट अगर आप पढ़ना चाहें तो बस इतना देख लें, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी है तो ये इनके बारे में मैं कहीं ना कहीं एक्ट के अंदर बता चुका हूं। लेप्रोसी क्या होती है ये सब हमने बात की हुई है। डॉर्फिज्म ये मैंने बताया था, अमेंड होके इस बार आया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक विक्टिम, ये भी मैंने बताया था कि ये नया ऐड हुआ है। इन पर क्वेश्चन 101% बनेंगे। जो अमेंडमेंट आया है ना 2016 वाले एक्ट में, जो भी इन्होंने बदलाव लेकर आए हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ जो बदलाव है ना, जैसे ड्वार्फिज्म इंक्लूड किया, एसिड अटैक विक्टिम इंक्लूड किया, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्या पता करना है और अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, वहां पर जाएंगे, वो देखेंगे पहला वाला, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या चीजें यहां पर इंक्लूड की गई हैं, तो वो एक बार देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कितनी टोटल मिलाकर स्केड्यूल में कितनी यहां पर डिसेबिलिटी बताई गई है, तो आपको थोड़ा सा
क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए गाइज, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें और पढ़ाई जोरों शोरों से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।